अस्सलाम वालेकुम। कौन सी रेशो पे पहुंचे थे जी? बात वर्किंग कैपिटल की दोबारा शुरू करते हैं क्विकली। यहां तक पहुंच गए, उसके बाद फिर टर्नओवर के ऊपर मैं मूव करूंगा, ठीक है जी। लेकिन इंटरप्रिटेशन एक जो आपको लिखवाई थी वही दोबारा लिखवाऊंगा। बाकी ध्यान से, सुकून से, तसल्ली से सुन लीजिएगा, तो वो बात भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसको लिखेंगे घर पे ही, मेरे से नहीं लिखवाएंगे, ओके। अच्छा, अब नंबरिंग जो है ना, मैंने रेशियोज की जो नंबरिंग की हुई है यहाँ पे बोर्ड पे, ये नंबरिंग है आपके उन्हीं नोट्स के हिसाब से जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन 1 की नंबरिंग चल रही है ना, ये उसी हिसाब से रेशियोज के नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। तो रेशियो 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेशियो 2 रिटर्न ऑन इक्विटी था, रेशियो 3 रिटर्न ऑन एसेट था, रेशियो 4, 5, 6 हमने पेंडिंग की हुई है, और रेशियो 7 एसेट टर्नओवर थी, ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी रेशियो बीच में और भी है, याद आ गया, वो भी आपकी क्लास में रहती है, वो भी डिस्कस कर लें जरा। इधर देखें जी, आपकी 2015 में सेल्स थी 50,000, आपकी 2016 में सेल्स हो गई 55,000। एक मिनट, आपकी सेल्स में कितना इंक्रीज आया? अगर मैं कहूं कि मुझे ये इंक्रीज आप परसेंटेज में बता दें, तो आप क्या करेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाय 55,000 करेंगे, जो कि मैंने गलत कहा। राफे, आपकी कितनी उम्र है इस वक्त? 19। पिछले साल रात कट गए। अच्छा, ओके। आप पिछले साल कितने के थे? नहीं, पिछले साल कितने के थे? 18। प्लीज, प्लीज। अच्छा, अब आप एक साल मजीद बढ़ेंगे, कितने के हो जाएंगे? 20 के। आप प्लीज बेटा, ये 22 वाले निकाल दूं तुम्हें बाहर? शरीफ लगते हो शक्ल से, लगता ही है बाकी। आप एक साल जब बढ़े 19 साल से तो 20 के हुए, फिर एक साल बढ़े 20 से तो 21 के हो गए। अब आप 21 साल के हो जाओ तो हम क्या कहेंगे? आप एक साल 21 से एक साल बढ़ के 21 के हो गए हो जी। 21 से एक साल बढ़ के 21 के हुए? नहीं। हमारी सेल्स 55 से 5 बढ़ के 55 हुई? नहीं। 50 से बढ़ के 55 हुई। तो याद रखना, इस रेशो के अंदर हमेशा बेस प्रीवियस ईयर को बनाना है, हमेशा बेस प्रीवियस ईयर को बनाना है। तो कितनी हमारी 10% है, रेशियो नंबर 8 है ये, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। ये 8th रेशियो इस क्वेश्चन के साथ कहीं रेफर नहीं हो रही थी, इसलिए छोटी सी एग्जांपल दे दी। एक एग्जांपल वहां पे भी है, इसको नोट करें थोड़ा। ओके जी, सही है। चलें अब बात शुरू करते हैं वापस। बारिश की वजह से ये छोटी सी रेशो मैंने डिस्कस कर ली। अब जरा मजीद बच्चे थोड़े से और करीब करीब आगे होंगे, तो ये जल्दी से टर्नओवर से पहले पहले वाली रेशो से पहुंचते हैं, तब तक बच्चे मजीद पूरे हो जाएंगे। डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ये मैंने कैलकुलेट करवा दी थी। इन्वेंट्री डेज की इंटरप्रिटेशन बोली थी मैंने आपसे या नहीं बोली थी? चलें चलें, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोबारा से। डेटर डेज को जरा दोबारा देख लें एक बार, फॉर्मूला जैसे लगा था। ले जाएंगे, थोड़ी देर तक चले जाए आराम से। मैंने 2 बजे निकलना है, उससे पहले पहले कर लीजिएगा। हाँ, 2 बजे से पहले पहले। अच्छा, डेटर डेज का मतलब क्या बताया था आपको? बोले तो सही कम से कम। कितने बच्चों ने घर जाके ये पढ़ा था दोबारा? चलें, कुछ हाथ बड़े हैं, थोड़ी सी गैरत सीवान वालों ने खा ही ली। कितने
कितने दिनों में डेटर्स कैश पे करते हैं, बस यही रेशो है, यही उसकी यूटिलिटी है, यहीं से इंटरप्रिटेशन बननी है। ठीक है, अब हमारे सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला असल में कल के कैलकुलेटेड थे ना, इसलिए फिर मैंने जो है वो लेजर है भाई, लेजर वहीं पे पड़ी है। ठीक है, नहीं पड़ी हुई, पड़ी हुई है। ओके, कौवे हंस की चाल, ये नहीं, इसमें से कुछ, इसमें सेल नहीं है। अच्छा चले चले, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मुझे बताते रहना वैसे, ठीक है, ताकि वो ये आप ओके सोचते हैं इस बारे में भी। भाई साहब ये इधर थोड़ा सा ना उधर फोकस कर दें सारा, ये जो रेड लिखा हुआ है यहाँ से लेके और वो कंपनी वाई वाले कॉलम तक, ये एक फोकस में आ जाएगा फ्रेम में। चलें, अब सब बच्चों की तवज्जो उधर हो, साथ साथ बोलते भी रहेंगे, रजिस्टर भी देखते रहेंगे। ठीक है, डेटर डेज एक्स के नजर आ रहे हैं 65 और वाई के मुझे नजर नहीं आ रहे 45। ओके, तो इंटरप्रिटेशन लिखवाई थी, जरा देख लें, चेंज हो सकता है, थोड़ी बहुत हो जाए, हर दफा ही हो जाती है चेंज, हर क्लास में चेंज हो जाती है, थोड़े बहुत अल्फाज चेंज होते हैं। सुने अब, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स, बल्कि इससे बेहतर जुमला लिखा था शायद, कंपनी एक्स is converting its debtors into cash in 65 days as compared to 45 days of company Y. अच्छा भाई, which means company Y is more efficient in collecting its debts. Therefore, company Y is better. ठीक है, however, it is better to compare these results with industry average and entities' own performance over the years. Done. Next. इन्वेंट्री डेज, अच्छा तो इसका मतलब डेटर डेज जितने कम हो उतना बेटर है। ठीक है ना, इन्वेंट्री डेज हमने कहा था, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 113 डेज एज कंपेयर टू 53 डेज फॉर कंपनी वाई, which means company Y is more efficient in selling its inventory या converting its inventory into sales. Therefore, company Y is better. However, it is better to compare these results with industry average and its own performance over the years. Okay? अब एक पॉइंट उर्दू में साथ लिख लेना, अंग्रेजी में नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया था ना, बोला था, बोला भी नहीं था, चलो लिखवा इसलिए अंग्रेजी में नहीं रहा क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूं किसके लिए कि मैक्सिमम 1.5-2 नंबर आ रहे हैं एक रेशो के, जिसमें 2 रेशोज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और इंटरप्रिटेशन भी देनी है, तो उसका टाइम 3-3.5 मिनट निकलता है। तो मैं ज्यादा लिखवाऊंगा ना, आप ज्यादा याद कर लेंगे, कर भी लेंगे याद और फिर लिखने भी बैठ जाएंगे, तो फिर आगे दूसरे सवाल इंपैक्ट पड़ते हैं। इसलिए ये पॉइंट उर्दू में बाद में लिख लेना जब मैं समझा लूंगा। ठीक है, अगर अंग्रेजी बोल भी दूंगा, अगर कोई थोड़ा ज्यादा नंबर की रेशो आ जाती है तो आप इसमें एक आधा पॉइंट और ऐड कर सकेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री डेज के ज्यादा होने का मतलब नो डाउट कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे एक दो बातें और भी तो जहन में आने लग जाती हैं। इन्वेंट्री पड़े पड़े खराब ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, स्लो मूविंग है तो ऑब्सोलीट है, तो इसकी भी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है, वो तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई एनआरबी वगैरह तो नहीं लग जाएगा। ठीक है, अब ये बात अंग्रेजी में लिखें कैसे, अगर ज्यादा नंबर हुए तो ये सुन लें, ये सुन लें, लिखें मत राफे, सुन लें, मैं फिर उर्दू लिखवाऊंगा तो उस उर्दू को लिखिएगा अपने पास। रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि तुमने घर जाके याद करना है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप सिर्फ इस पॉइंट को समझें। ठीक है, समझ आ गई बात। इन्वेंट्री डेज ज्यादा होने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कम बार बहुत दिन बाद बिकती है, बहुत दिन बाद अगर बिकती है तो पड़े पड़े पुरानी होने का डर है, तो ऑब्सोलीट हो जाए, स्लो मूविंग हो जाए, तो फिर एनआरबी टेस्ट भी इसके ऊपर लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये बात अंग्रेजी में लिखनी पड़े तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे a higher inventory day may be an indicative of excessive, may be an indicative of obsolete or slow moving inventories। बस काफी होगा। ठीक है, मे के साथ चलना है आपने। ओके, चलें, तीसरी रेशो क्या है जी, क्रेडिटर डेज। क्रेडिटर डेज का मतलब क्या है, हाँ, क्रेडिटर हमें पैसे कितने दिन में देते हैं, हम क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट करते हैं, और इसके बारे में और कोई राय नहीं देनी कि ये हायर इज बेटर। तो वैसे तो हायर बेटर है, लेकिन तब जब हमें ये पता हो कि हमें अगले ने 30 दिन का टाइम दिया था तो हमने 20 दिन में पेमेंट की है, और दूसरे को 30 दिन का टाइम दिया था तो उसने 40 दिन में पेमेंट की है, तो 40 वाले को अगली बार उधार भी नहीं मिलना, सिर्फ बेटर ही ना कही जाना लॉन्गर पीरियड को कि जितना अर्सा अगले को कजल करके पैसे दो, उसका पैसा इस्तेमाल करो, उतना बेटर है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्या इंटरप्रिटेशन लिखी होगी आपने घर पे, नहीं भी लिखी तो आप सुन लेंगे और घर जाके लिखेंगे। ये जिनको है ना ये कि हमने वो देख लिया नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर तो ज्यादा बातें लिखी हुई हैं, फिर वो ज्यादा बातें याद करोगे। जब बोल रहा हूं आपको ना, तो मैं 2 बार अगर आके बोल सकता हूं तो मैं 1 बार आपको डिक्टेट करवा के जान भी छुड़ा सकता था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना जरूरी है कि हम लिख सकते हैं, हमने सुना है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अंग्रेजी के जुमले के अंदर। ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर मैं आपको
और कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की और कोई ताकत आपको कॉन्फिडेंट नहीं कर सकती सिवाय इस कोशिश के जो आपने करनी है। ठीक है, तो हमने लिखा होगा कंपनी एक्स इज पेइंग टू इट्स डेटर्स इन 76 days एज कंपेयर टू 61 days फॉर कंपनी वाई। लेकिन इससे आगे कोई बात नहीं करनी, और हमने क्या कहना है, हाउएवर एनी डिसीजन शैल बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट पीरियड स्लैश क्रेडिट टर्म्स स्लैश क्रेडिट पॉलिसी, जो बात जहन में आ जाए, यानी कि जो क्रेडिट पीरियड अलाउड है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हाउएवर एनी डिसीजन शैल बी मेड आफ्टर रिव्यूइंग क्रेडिट पीरियड अलाउड। ठीक है, वैसे ही ना कहते रहना कि लो जी वाई एक्स तुम तो बहुत बेहतर हो सकता है वाई ही बेहतर हो, क्योंकि उसके क्रेडिटर ने उसको कितने दिन आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं, उसके 61 आ रहे हैं। अच्छा, उसके क्रेडिटर ने उसको हो सकता है 3 महीने अलाउ किए और उसने 2 महीने में पे कर दिया हो, ये वैसे मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन हो सकता है 3 महीने अलाउ किए और 3 महीने में ही पे कर रहा है, एक आध दिन तो चलो ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक है, और दूसरे वाले भाई साहब को हो सकता है महीना अलाउ किया था और वो अगली बार उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये कंसीडरेशन तो होती ही है। ठीक है, सही है ना, तो ऐसी बात आपने नहीं करनी कि हायर द डेज बेटर इट इज। ओके, अगली बात क्या थी जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल क्या है जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे वो साइकिल का बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल, वो कैश का एक चक्कर, यकम को जेब हमारी से कैश निकला था और 15 को वापस आया था, कल की छोटी एग्जांपल में, तो 15 दिन को हमने क्या कहा था, ये कैश का एक चक्कर है, वर्किंग कैपिटल का एक चक्कर है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनी एक्स का कितना आया है, 102 दिन, और कंपनी वाई का, अच्छा तो अब ज्यादा दिन होना बेटर है या कम दिन होना बेटर है, ये उधर रखने इसमें से सेल वगैरह जी, कम दिन बेटर है। क्यों, जितना ये सब सुन रहे हैं या सिर्फ ये 2 4 5 बच्चे सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, या कैमरे वाले भाई साहब को तंग करें थोड़ा सा, सारी क्लास आधा एक घंटा खड़े होकर जरा क्लास पढ़े, ताजा दम हो जाए, ऐसे कर चले। तो आप जो जितना शोर बचा रहे हो ना कि मुझे सर नहीं खड़ा करेंगे, खड़ा तो आपको भी होना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, सुने, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, नंबर हैं ये मुफ्त के, लेकिन अगले जाया ना हो, इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज रहना है हमने। ओके, वर्किंग कैपिटल रेशियो के लिए बस 2 ही लाइनें लिखेंगे। पहली बात तो लोअर इज बेटर। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कंपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ कंपनी एक्स इज 102 days एज कंपेयर टू 37 days फॉर कंपनी वाई। लिख लो, चलो ये लिख लो, ये लिख लो, ये जरा डिफरेंट है तो लिख लो। वर्किंग कैपिटल रेशियो की इंटरप्रिटेशन लिख लो। कुछ लोग ना सिर्फ बुक से देख के टिक कर रहे हैं कि हाँ ये बात बुक में है, और बुक में और भी बहुत कुछ है, फिर वो प्रेप पे बैठ के वो भी देखेंगे और टिक करते रहेंगे। ठीक है, वो लिखना नहीं पसंद करते। ओके जी, वर्किंग कैपिटल डेज ऑफ कंपनी एक्स आर 102 एज कंपेयर टू 37 days ऑफ कंपनी, एज कंपेयर टू 37 days फॉर कंपनी वाई। ये तो लिख लेना जल्दी से, फिर आगे बताता हूं। इसमें दोबारा बोलने वाली कोई बात है, लकीर के फकीर मत देखो आसपास से, क्या मसला है तुम्हें, ये बात लिखने में तुम्हें क्या चीज तुम्हें रोक रही है सादा जुमला लिखने से? खुदा का खौफ करो, पेपर में किस किस को साथ लेके जाओगे, मुझे नहीं लेके जा सकते, मतलब कभी ना जाऊं एग्जामिनेशन सेंटर में। अब कल रिजल्ट आया फाइनल्स का आई थिंक, अब वो कल रिजल्ट आया तो मुझे याद आया, अच्छा तो रिजल्ट भी था। पहले तो अब अटेम्प्ट आती है और गुजर जाती है, क्योंकि पढ़ा भी नहीं रहे फाइनल को, तो अटेम्प्ट आती है गुजर जाती है, पता नहीं होता कहाँ थे यार तुम, किस दोस्त पेपर है तुम, कहाँ थे यार तुम, ओ यार पेपर, ओ हाँ पेपर तो थे, और पहले तो ये वक्त होता है, गुजर जाता है। वर्किंग कैपिटल डेज और कंपनी एक्स आर 102 days एज कंपेयर टू 37 days फॉर कंपनी वाई, विच मीन्स कंपनी वाई is managing its working capital, which means company Y is managing its working capital more efficiently, is managing its working capital more efficiently, therefore company Y is better. क्या मतलब वर्किंग कैपिटल को अच्छा मैनेज कर रहे हैं? देखें, कम से कम दिन में डेटर्स पैसे देते हैं, कम से कम दिन में हम इन्वेंट्री को बेच लेते हैं, और मैक्सिमम पीरियड हम अपने क्रेडिटर से अलाउ करवाते हैं।
अच्छी टर्म्स तो ये होती हैं कि हम जिनको बेचें वो जल्दी पैसे दें और जिनसे हम खरीदें उनसे हम मैक्सिमम पीरियड ले लें, अपनी बार्गेनिंग पावर के हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो जो अच्छा फाइनेंस मैनेजर होता है वो इसी चीज़ को मैनेज करता है कि ये दिन कम से कम होते चले जाएं, ठीक है, ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल चलता रहे। जब हमें जो है वो ज़रूरत पड़े तनख्वाहें देने की तो मुलाजमों को ये ना कहना पड़े कि पेमेंटें फंसी हुई हैं। पेमेंटें फंसी नहीं होनी चाहिए, आपके पैसे आगे होने चाहिए, फिर आपने क्यों पैसे दे लिए और पेमेंटें फंसा ली अपनी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को अच्छा मैनेज कर रहे हैं जो, उनके वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं वो कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेटर टर्नओवर, इसके आगे हेडिंग बनाए डेटर टर्नओवर। उसी अपने टेबल पे वापस जाए ना भाईजान, ये बुक में सब सही लिखा हुआ है, नहीं बुक में सही लिखा हुआ है सब, क्या गलतियां हैं गलतियां? अच्छा जी, अपने अपने रेशोज वाले पेज के ऊपर हेडिंग बनाएं डेटर टर्नओवर, और मेरी बात निहायत तवज्जो से पहले तो ये सुन लें पेपर के लिए, अगर सवाल में वो लफ्ज इस्तेमाल करे डेटर टर्नओवर डेज भी लिख दे साथ, तो टर्नओवर या डेज, डेज का लफ्ज आ जाए तो टर्नओवर को पेपर के ऊपर ही काट देना, उसको लिखा हुआ उसने रेशो कैलकुलेट कर दो डेटर टर्नओवर डेज, तो आप टर्नओवर को यूं लाइन लगा देना, अब कहना इसका मतलब डेटर डेज है, याद रहेगी बात, टर्नओवर पे लाइन लगा देना है, ठीक है ना। कब? जब डेटर टर्नओवर डेज लिखे, इसका मतलब डेज का मतलब डेज वाली ही रेशियो है। ओके, अच्छा, अगर वो कहे मुझे डेटर टर्नओवर डेज की रेशियो निकाल दो तो हम निकाल देंगे, अगर वो कहे मुझे डेटर डेज की रेशियो निकाल दो, वो तो मतलब ही यही है। अगर वो कहे मुझे वर्किंग कैपिटल रेशियोज कैलकुलेट कर दो और ये ना लिखे कौन कौन सी, तो वर्किंग कैपिटल की 4 रेशियोज यहां खत्म हो गई हैं। सवाल में उसने नहीं कहा टर्नओवर रेशियोज भी निकालो, तो आप उसने मुतलक ये कहा कि डेट के वर्किंग कैपिटल रेशियोज बताओ, तो हम कहेंगे जी वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज और वर्किंग कैपिटल साइकिल, दैट्स इट। जब तक सवाल में खुद से ना कहे डेटर टर्नओवर, बस डेज ना लिखाओ, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो डोंट टर्नओवर टू दिस टर्नओवर, ठीक है। आप लोगों ने तब तक टर्नओवर की रेशियो नहीं निकालनी जब तक वो खुद से सिर्फ टर्नओवर का नाम लेना ले, ठीक है। अनलेस सवाल 10 नंबर का दे दे, 8 नंबर का दे दे और कहे वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालो, तो आप कहोगे कि आप फिर 4 में क्या लिखूंगा, चलो 7 कर लेते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 3-4 नंबर के लिए वो रेशियो दे और वो हेडिंग दे दे वर्किंग कैपिटल रेशियोज, और आप बैठे हो साथ की साथ रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, तो फिर फंस जाओगे, फिर अगला पेपर सारा इंपैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखनी है अब, ठीक है। पहली बात, डेटर डेज लिखे या डेटर टर्नओवर डेज लिखे, इसका मतलब वो डेज वाली रेशियो ही है। दूसरी बात, सवाल में उसने जस्ट ये कहा वर्किंग कैपिटल की रेशियोज कैलकुलेट करो, तो फिर ये 4 ही हैं। जब तक टर्नओवर की तरफ ना जाए आपने रेशियोज कैलकुलेट नहीं करनी है। अगली बात, पेपर को पास करने वाली बात पहले बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट भी इसका देता हूं। डेटर टर्नओवर में आप क्या करो, आप रेशियो को टर्नओवर कर दो, क्या करो, रेशियो को उल्टा दें, और हमने रेशियो को उल्टा दिया। अभी 2 बातें होनी है, एक छोटी सी लिख दी मैंने, अभी रेशियो को उल्टा दिया, ठीक है, तो रेशियो को उल्टा दिया हमने, और 365 से मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, 365 से मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि मैंने आपको ये बात कही थी कि टर्नओवर वाली सारी रेशियोज हमेशा टाइम्स में होती हैं, ठीक है, ऐसे टर्नओवर में कहा था, तो उसके बाद दूसरी टर्नओवर की रेशियो आई है हमारे सामने आज, तो ये भी टाइम में होगी, तीसरी भी टाइम में, चौथी भी, टर्नओवर रेशियोज हमेशा टाइम्स में होगी, ठीक है। अच्छा, तो चलो फिलहाल तो रेशियो को उल्टा देते हैं और आंसर निकालते हैं, जल्दी करें, ये काम तो कर लेना जरा, जल्दी करना है अभी, अगले 5 मिनट में ये तीनों रेशियोज कैलकुलेट करनी है मैंने। जी, सोल्यूशन ना ओपन किया करें, बल्कि आप क्वेश्चन ओपन करके रेशियो कैलकुलेट किया करें, फिर दूसरी भी किया करें, ठीक है जी। नहीं ऐसे नहीं, मुझे एक बार लिखवाएंगे आप। 12,000 है क्रेडिट सेल्स और 1900, अब ये आपके तो यहाँ पे नजर आ रही होगी ना पिछली रेशियो के अंदर ये चीज लिखी हुई, तो आप एज इट इज उठा के लिख सकते हैं 2400 डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई नहीं करना 6 टाइम्स। आती है समझ? नेक्स्ट वाई का बता दें,
टाइम्स जी, जल्दी करें, ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट करें। 8 टाइम्स है आंसर। चलें चेक करें जल्दी से, सब कैलकुलेट करना आता है। ये एरिया बस आपने यहां से रखें, यहां से और यहां तक हो जाएगा फ्रेम। ये इसी पे लगा रहे, मैं हूं या ना हूं यहाँ पे, यहीं पे रहे। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो मैं भी होऊंगा, नहीं तो ये होगा यहां से ये यहां तक। ठीक है, जी चलें आगे। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं जरा। देखें, आपने कहा, इधर देखें प्लीज, कैलकुलेट होगी, कोई बच्चा रहता तो नहीं? कैलकुलेशन तो सिंपल सा काम होता है, ठीक है। और फॉर्मूला भी हमने याद नहीं किया। इन 7 रेशियोज में हमने सिर्फ पहला फॉर्मूला जेन में रखना है, बाकी सारे उसी से बनते चले जाते हैं, ठीक है। और पहली 4 रेशियोज का टर्नओवर तो हमने क्या किया, बस रेशियो को उल्टा दिया, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब जरा आए, कॉन्सेप्ट भी सीखना है ना, कॉन्सेप्ट जरा सीख तो लें, फिर कॉन्सेप्ट को रख देंगे बैग में संभाल के, जिंदगी में फिर कभी काम आ जाएगा। पर्चे के लिए तो जो काम यहाँ पे भी ब्लू की एक और लाइन लिखूंगा, पेपर में पास हो जाएगा उससे काम। मान सुन लें, आपने खुद ही कहा कि डेटर डेज जितने कम हो उतना बेटर होता है, ठीक है ना। तो जब हम टर्नओवर रेशियो में आए तो एक्स का कम है टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, तो इसका मतलब इस रेशियो में आके एक्स बेटर है वाई से। यानी कि जब वाई से कोई पूछेगा तुम्हारे डेटर डेज, तो वो कहेगा 45 दिन। और जब एक्स से कोई पूछेगा तुम्हारा डेटर, तो कहेगा डेज ना पूछना, टर्नओवर, वो 6 टाइम्स। क्योंकि एक ही रेशियो का रिजल्ट 2 जगह पे मुख्तलिफ हो जाता है। इज इट पॉसिबल? गूंगो बहरो बेहोश लोगो, कोई अपना दिमाग भी है लकीर के फकीरों। ये मुमकिन है कि एक ही रेशो, ठीक है, डेटर एक ही है, कंपनी एक्स, वही डेटर वही क्रेडिट सेल, वही डेटर वही क्रेडिट सेल। आप कह रहे हो यहां पे वाई इज बेटर, यहां कह रहे हो एक्स इज बेटर। ये कौन सी डिसीजन मेकिंग हुई? फिर आप तो गलत सोच रहे हो। इसका मतलब, पहले सुन लो, ठीक है, समझ लो, फिर पेपर के लिए बताता हूं। इसका मतलब यहां पे काम उलट गया है। जैसे रेशो उल्टी है ना, वैसे डिसीजन भी उलट गया। वहां पे लोअर इज बेटर था, यहां पे हायर इज बेटर है। वजह बताता हूं। इसका मतलब ये होता है कि इतनी बार एक साल में डेटर्स कैश में कन्वर्ट हुए। ये क्या है? इतने दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या है? साल में इतनी बार होते हैं। तो दिन कम से कम, वही टाइम्स ज्यादा से ज्यादा बनेगा ना। कैसे मान के बैठेगा तो हाँ ठीक है, कह रहे हाँ बेहतर जबरदस्त। एक्स जो है वो हमेशा डेज में अपनी रेशियो बताया करेगा लोगों को, और वाई जो है वो डेज बताया करेगा, एक्स जो है वो टाइम्स बताया करेगा। ये कैसे हो सकता है? अभी एक कंपनी एक रेशियो से सही हो और दूसरी से गलत हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपने समझने में गलती की। इसका मतलब क्या है? इतनी बार कैश में कन्वर्ट हुआ, ठीक है जी, कन्वर्ट हुए डेटर्स। बात समझे हो? तो इसका मतलब अगर मैं ये लिख लूं पेपर के लिए तो काफी है कि रेशियो को उल्टा दें, 3 से ऐसे मल्टीप्लाई ना करें, आंसर आ जाएगा टाइम में, ठीक है। अगली बात, रेशियो उलट गई तो डिसीजन भी उलट जाएगा, ठीक है। और पेपर के लिए इतना काफी है। डेटर डेज कम से कम बेटर, रेशियो उल्टा दी। डेटर टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा टाइम्स बेटर। इंटरप्रिटेशन लिखवाता हूं, बात समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट आ गया। पेपर के लिए बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। लिखो इंटरप्रिटेशन, हेडिंग बनाओ, डेटर टर्न ओवर, डेटर टर्न ओवर। अजीम बेटा उधर रखें, मेरा मुंह ना दिखाएं उनको। टर्न ओवर है ये रेशियो से, ठीक है, ओके जी। लिखें, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। जुमले शुमले भी वही हैं, बस टाइम्स आ गए ना तो बात थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 6 times a year। ठीक है ना, हमने एनुअल सेल्स ली हैं, क्लोजिंग डेटर्स लिए हैं साल की बैलेंस शीट से, ठीक है ना। तो डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 6 times a year as compared to 8 times for company Y, as compared to 8 times for company Y
विच मीन्स बात तो सारी वही है, ये एफिशिएंट है, वाई एफिशिएंट ज्यादा है तभी तो ज्यादा बार डेटर से पैसे ले आता है ना जाके, ठीक है। विच मीन्स वाई इज more efficient in collecting its debts, which means Y is more efficient in converting its debtors into cash. जो लिखना चाहो लिख लो, which means Y is more efficient in collecting its debts. Therefore ये इसी पॉइंट के साथ मिलाया करो, नया बुलेट ना बनाया करो। ये देयरफॉर इसी डिसीजन, इसी ऊपर बात का डिसीजन होता है। बेशक अगली लाइन से शुरू कर लो, बुलेट तो नया ना बनाओ। देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर बिकॉज इट इज collecting its debts more quickly. Therefore, company Y is better because it is collecting its debts. It is collecting its debts more quickly. ठीक है जी। अगली बात, अब अगली कोई इंटरप्रिटेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, पता ही है आपको, ठीक है। अब रेशो कैलकुलेट करते जाते हैं, मैं बोलता जाऊंगा, आपने अभी सुनना है, घर पे फिर इनको लिखना है, लाइंस उसी हिसाब से छोड़ते जाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब कॉन्सेप्ट छोड़ो, अब नीली वाली लाइनें पढ़ो। क्या करोगे, रेशो को उल्टा दोगे और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो रेशो उलट गई तो डिसीजन भी उल्टेगा। लेकिन जरा दोनों रेशोस कैलकुलेट करो जल्दी से। हाँ जी, बाकी को भी करने, अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा जाके दोनों। चंदा देख लो, बुक में से देख लो, सही आंसर है। तुम क्या क्यों लिख रहे हो, तुम छोड़ो, लिख क्यों रहे हो, चेक करते रहो बुक से, सही है या नहीं। सारे लिखे हैं मैंने, ये गैप में लिख रहा हूं सर, और फिर मैं ये जो आपने लिखवाया वो भी याद करूंगा, जो किताब में वो भी याद करूंगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ रेशो का सवाल करना है पेपर के अंदर। बेटा ऐसे तो मैं रीड करवाऊं ना, 1 दिन के अंदर रेशोस खत्म हो जाएंगी, इतना ही टॉपिक है ये। हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये 10 में से 7 नंबर लें बस, और लें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह। तुम पता नहीं किस प्रोग्राम में हो, पौने घंटे में ले लें तुमने नंबर। एक ही तो टॉपिक सर आता होगा हमें, उस पर भी ना हमने हाथ सीधे करें। अच्छा जी बताइए, 3 times 7 times, लो जी, एक्स इज बेटर, लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर। अच्छा, लोअर डेज आर बेटर, रेशियो उलट गई तो अब हायर टाइम्स इज बेटर। इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री के टाइम्स का मतलब क्या है, 7 दफा इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होती है, 7 दफा इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होती है। ओके, तो अब सुने, लिखेंगे क्या, आप लिखना नहीं है साथ साथ, ये इंशाल्लाह घर पे आप लिखेंगे, ठीक है। हम कहेंगे inventory of company X is converted into sales 3 times a year as compared to 7 times for company Y, which means company Y is more efficient in selling its stock inventory. Therefore, company Y is better because it is selling its inventory quickly. ठीक है? Okay. Next point. However, it is better to compare these results with industry average and it is own performance over the years. ठीक है, और उर्दू वाला पॉइंट उर्दू में ही रहे, अंग्रेजी में नहीं लिखना। क्या वहां अगर ज्यादा नंबर हो और लिखना पड़े कुछ तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लोअर इन्वेंट्री टाइम्स सजेस्ट, अगर कम दफा इन्वेंट्री बिकती है तो ज्यादा अरसा पड़ी रहती होगी ना, ऑब्सोलेसेंस, लोअर इन्वेंट्री टाइम सजेस्ट इन्वेंट स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। लेकिन इनको लिखो मत लिखो इसको। अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्रेडिटर टर्नओवर, टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर। जल्दी करें, क्या करोगे, रेशो को उड़ा दोगे, डिसीजन भी उल्टेगा। मैं तो कहता हूं इंटरप्रिटेशन भी जहन में सोच के रखना, मैं फिर बताता हूं। जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। आप करेंगे तो याद रहेंगी, मैं पहले कर दूंगा ऐसे उसको देख के फिर कॉपी करेंगे, फिर क्या फायदा। आपने इस हफ्ते में खुद को रिलैक्स नहीं करना, ये हफ्ता तो है आपकी तैयारी का, क्योंकि ये वाले 2 टॉपिक्स, रेवेन्यू चल रहा था, ये रेशोज है, ये ऐसा तैयार कर लो कि प्रेप लीव में बैठो तो शुरू ही यहीं से करो, और 2 दिन में 1 दिन में ये टॉपिक्स पढ़ा के को लो जी, 2 टॉपिक्स गए, फिर उलट चलना शुरू कर दो। जो करीब करीब वाले टॉपिक्स हैं वो पहले करना, जल्दी से ये सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे। और जब तक आप लोग
एंड पे पहुंचोगे बेटा, जिस दिन होगी बता दूंगा, ठीक है। जब तक आप मुश्किल नहीं पुराने टॉपिक से पहुंचोगे तो आपका टेम्पो ही इतना बन चुका होगा कि वो भी इंशाल्लाह बहुत टाइम नहीं लेंगे। जो अगर शुरू ही कर दिया या 16 से, तो फिर वो चीजें चुके थोड़ी भूली होंगी, फिर वो हाथ थोड़ा सा अड़ेगा, फिर दिमाग भी अड़ना शुरू हो जाएगा, वो कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल। हालांकि वो टॉपिक जब रनिंग में होता है तो मसला कोई नहीं होता। सो आपने तैयारी या ऐसे ऐसे टिप्स भी साथ चल रही है ना, आखिरी हफ्ता चल पड़ा आपकी क्लासेस का, अल्लाह ने चाहा तो रेशोज मैंने आज खत्म कर दी हैं तकरीबन, लेकिन मैं कल में परसों में ये चीजें पूरी कर रहा हूँ। रेशो की प्रैक्टिस, कोई रेवेन्यू की, कोई कमी बेशी, फिर उसके बाद कोई सवाल जो कहा था बना नहीं है अभी तक मुझसे, ना बना और आपका कोर्स मुक गया तो भेज दूंगा, अपलोड करवा दूंगा। ये चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ चीज़ें रही हुई हैं हर एक टॉपिक के अंदर, जो स्टडी टेक्स्ट में, क्वेश्चन बैंक में, आईकैप के, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ एग्जांपल्स अभी रेवेन्यू की मैं सोच रहा हूँ वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अब कल तो शायद यही चले अभी भी रेशोज ज़्यादा, उसके बाद फिर अगले 3 दिन में हम ये रिवीजन क्लास जिसको कहते होते हैं वही चल रही है हमारी। ये कल से वैसे काम तकरीबन उस पर ही साथ साथ चल रहा होगा, वो रिवीजन नहीं होती, वो गैप एनालिसिस होता है। तो जिस दिन आखिरी क्लास होगी, उम्मीद है उस दिन या उससे एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि कल से हमने नहीं मिलना, ठीक है। ओके बाकी रिवीजन प्लान मैं अभी तक नहीं बना सका, पिछले साल वाला मौजूद है। आज टीए से अर्ज किया था कि उसको सिर्फ कंफर्म कर ले कि पिछले साल वाले क्वेश्चन नंबर्स, पेज नंबर्स वगैरह जो रेफर्ड होते हैं वो सही है। वो जब एक बार चेक करके मुझे दे देंगे फिर मैं उसको अपडेट कर लूंगा, क्वेश्चन कुछ कम करके कुछ बढ़ा के। अब वो भी एक करने वाला काम ही है, तो कोशिश तो यही करूंगा कि कर लूँ आप लोगों के जाने से पहले पहले। नहीं भी हुआ तो वो भी भिजवा दूंगा इंशाल्लाह, यानी अपलोड करवा दूंगा। ओके बहरहाल ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, आप रेशियोज कैलकुलेट करें, छोड़ें। और मैंने आपको कई एग्जांपल्स दी हैं कि जो बच्चे आखिरी क्लास से पहले गए वो दोबारा पढ़ने आए। R2 में मंडे ट्यूसडे को बुलाया हुआ है बच्चों को, आपको जरूरत नहीं, आपका तो सिलेबस भी बड़े सुकून से चला है। ये पिछली दफा जो चेंज हुआ है ना, इसने FAR1 को बड़ा सुकून में कर दिया, वरना FAR1 में भी मारा मारी चल रही होती थी, बलाएं निकली थी यहाँ से। इन्वेंट्री 12-13 दिन ले जाता था, इन्वेंट्रीज भी इतने टाइम को चला ही जाता था, 8-9 लेक्चर्स। आगे 16 के जो बच्चों वाले सवाल थे रिवैल्यूएशन से पहले पहले, वो भी 10-12 दिन ले जाते थे। सब कुछ ही उसने इंट्रो में उठा के आगे भेज दी। इंट्रो का भी नहीं आता, FAR2 भी नहीं आता। इंट्रो के बच्चे आजकल शाम में 3 घंटे पढ़ते हैं मेरे साथ, हाँ मजाक नहीं है, आप लोग इजी समझ रहे हैं इंट्रो को। ओके इन्वेंट्री टर्नओवर बता दी, क्रेडिट टर्नओवर बता दीजिए। 5 टाइम्स। यहां पे तो हमने डिसीजन नहीं लेना होता, ये तो हमारी फेवरेट रेशियो है जिसमें डिसीजन नहीं लेना। हमने सिर्फ ये बताना है कि इसका मतलब क्या है, और साथ ही कह देना है क्रेडिट टर्म्स को देख लेना एग्जामिनर, आपने तो हमें बताई नहीं है कि क्रेडिट टर्म्स में अलाउड हो तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे सुन ले प्लीज। क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर पेड जरा मुश्किल जुमला हो जाता है, आसान करता हूं। कंपनी एक्स पेज इट्स क्रेडिटर्स 5 टाइम्स इन अ ईयर एज कंपेयर टू, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आसान से आसान अंग्रेजी आपको लिखवा ताकि वो रिटेन रहे, ठीक है। तो कंपनी एक्स पेज इट्स क्रेडिटर्स 5 टाइम्स इन अ ईयर एज कंपेयर टू 6 टाइम्स फॉर कंपनी वाई, which means x is better, नहीं। however any decision shall be made after considering credit terms allowed, full stop, ठीक है जी। ओके डन। लें जी, आपकी वर्किंग कैपिटल रेशियोज खत्म हो गई। ये याद रखना है कि अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशियोज कहे और 4-5 नंबर तक की बात हो, एनफ। जब तक टर्नओवर, खाली टर्नओवर ना कहे, इनकी तरफ ना आना, और अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं, हमने इनको याद थोड़ा ही करना है, घर पे याद नहीं करना इनको, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे ना बाकी सब बनते हैं। तो घर पे याद नहीं करना इनको, क्या कुछ याद रखोगे, बस वो अपनी ओरिजिनल रेशियो को टर्नओवर कर देना, तो डिसीजन भी टर्नओवर हो जाएगा। ओके सही है, चले। अच्छा एक छोटी सी बात, हमने क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट की थी कैसे, कल कैसे कैलकुलेट की थी? लेजर से। किस लेजर से? इन्वेंट्री के लेजर से। तो मैंने कहा यहां पर आपको कहा था, ठीक है, कि यूज इन्वेंट्री अकाउंट टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस, इफ क्रेडिट परचेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड देन यूज कॉस्ट ऑफ सेल। ये ना करना कि फिर रेशियो कैलकुलेट ना करके आना, अगर ना हो इन्वेंट्री का बैलेंस नजर ना आ रहा हो, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल तो है ना, तो परचेज उसी में ही होती है ना, बस कुछ ना कुछ तो करके आना है। तो पहली बात तो यह क्रेडिट परचेजेस नहीं है तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन अगर ना हो सके कैलकुलेट तो
कॉस्ट ऑफ सेल ही यूज कर लेना, ये क्रेडिट परचेजेस के साथ रेफर कर लें, बात को लिख लें और फिर अगली हेडिंग बना लें लिक्विडिटी रेशियोज। जी चलें अब आगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? करंट एसेट्स माइनस करंट। लेकिन हमने इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना, यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो कहे वर्किंग कैपिटल रेशियोज तो उसका मतलब क्या होगा, वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से डील कर रही होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हमने क्या कहा था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अब हमसे कहा गया कुछ और नई रेशियोज हैं जिनको लिक्विडिटी रेशियोज कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं ये। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज में हमने उसी वर्किंग कैपिटल को देखना होता है, यानी लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करनी है तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखना होगा। बहुत आसान सी एक एग्जांपल आपके लिए मैंने ये सामने लिखी है, इसको देखें, अभी बात समझ आ जाएगी। पहले मुझे बताएं, अगर मिसाल के तौर पे आपका बिजली का बिल आए और उस बिजली का बिल को आपने पे करना होता है 2-4-5 दिन में, यानी करंट लायबिलिटी होती है ना, आपका बिजली का बिल आए तो क्या उस बिजली का बिल पे करने के लिए आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे। चलें घर की बात कर लेते हैं, आपके घर का बिजली का बिल आया हो और अब्बा जी ने कभी गाड़ी बेच के बिल पे कर दिया हो, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए मुनासिब होता है करंट एसेट्स को यूज करना। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग में जाना होता है कि अगर आप करंट लायबिलिटीज को भी पूरा करने के लिए नॉन करंट एसेट्स की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स की तरफ जा रहे हैं, तो फंस रहे हैं आप। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगने चाहिए। नॉन करंट एसेट्स आपके नॉन करंट एसेट्स आपके जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में यूज होने चाहिए, ना कि आपका बिजली का बिल आए और आप जो है वो अपना जो है वो प्लॉट बेच के वो बिजली का बिल पे कर रहे हो। आपने वो रखा हुआ था फैक्ट्री की एक्सपेंशन के लिए, बिजली के बिल के पैसे ही नहीं है, तो इसका मतलब तो फिर आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई मुनासिब है करंट लायबिलिटी को पे करना, कहां से? करंट एसेट्स से। ठीक है, अच्छा, अब ये रेशो याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स ना, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, ये बोला ना। आपके मार्क्स आए 55 आउट ऑफ 100, आमीन। ठीक है, तो आपके मार्क्स आए 55 आउट ऑफ 100। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहो तो आप क्या परसेंटेज निकालोगे? 55 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना। अच्छा, इंटू 100 करो तो परसेंट आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो ना करो तो टाइम्स में आ जाएगा। तो टाइम्स में आना है तो वो शायद 1 से कुछ ऊपर होगा। चलें उस तरफ ना जाएं, बात आपको समझानी क्या थी कि अगर आप करंट रेशो का फॉर्मूला बनाना चाहें, करंट रेशो, पहली रेशो लिक्विडिटी की क्या है? लिक्विडिटी किसे कहते हैं? आप कितने लिक्विड हैं, आपके पास कितने रेडी कैश अवेलेबल है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको करंट रेशो कहा जाए कि बता दो कि या करंट एसेट्स आपके पास कितने हैं करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो फिर आप क्या कहोगे? करंट लायबिलिटीज की पेमेंट आउट ऑफ करंट एसेट्स, आउट ऑफ करंट, ये कहोगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? करंट एसेट्स कितने पड़े हैं टू पे करंट
लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इन 200 नहीं करना, ठीक है। आप कहोगे जी आपने तो कहा था सिर्फ टर्नओवर वाली टाइम्स में आती है। मैंने ये लफ्ज नहीं कहा था कि सिर्फ टर्नओवर, मैंने ये कहा था टर्नओवर वाली हमेशा टाइम्स में आती हैं, कोई और भी हो सकती हैं जो टाइम्स में आ जाएं। अब जरा मैं उस रेशो को छोड़ो, उस फॉर्मूला को सिर्फ पढ़ लो, लेकिन यहां पे अप्लाई करते हैं, अभी बात इजी हो जाएगी। कुछ बच्चों के चेहरे पे उलझन आई, सुने जरा, इधर देखें। मैं ये कह रहा हूं कि करंट रेशो क्या है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। आंसर कितना है? 3 टाइम्स। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मैंने 1 रुपया रखा ना जान के, क्योंकि मैंने आपको इंटरप्रिटेशन यहीं से सिखानी है। इसका मतलब ये है टू पे 1 रुपया करंट लायबिलिटी, कंपनी ए हैज 3 रुपीज अवेलेबल, 3 रुपए अवेलेबल इन इट्स करंट एसेट्स। जबकि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कौन बेटर लग रहा है? लग रहा है ना, ए बेटर लग रहा है ना, ठीक है। अब अगली बातें बढ़ाते हैं, फिलहाल तो ए बेटर लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। इसको कहा जाता है 3 टाइम्स भी कहा जाता है, या इसको 3:1 भी कहा जाता है, 2:1, ठीक है। बात समझ रहे हो? करंट रेशो क्या बताती है? टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी ए हैज 3 रुपीज इन इट्स करंट एसेट्स एज कंपेयर टू 2 रुपीज फॉर कंपनी वाई बी, विच मीन्स company A is in a better position to honor its current liabilities out of its current assets, ठीक है। चलो ये किधर चल पड़ा, ये बात समझ आ गई है? अपने सवाल पे इंटरप्रिटेशन अपने सवाल की लिखेंगे ना, ये समझ आ गई है बात, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा? मुनासिब नहीं है करंट लायबिलिटीज को नॉन करंट से पे करना। तो हम ये देखना चाहेंगे कि हम कितने लिक्विड हैं। 1 रुपया लायबिलिटी पे करने के लिए हमें कितने, जैसे जैसे पहली रेशो की थी हमने, वो एसेट टर्नओवर, हमने सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड रखा था, और हमने कहा था 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड तो इतनी सेल्स, तो सेल को ऊपर रखा था, इस तरह समझ लो ना, सेल को ऊपर रखा था और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड तो कितनी सेल्स? 1 रुपया लायबिलिटी कितने करंट एसेट्स? टाइम्स में, इसलिए मल्टीप्लाई ना किया टाइम्स में, ठीक है। 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 3 रुपए के एसेट्स पड़े हैं करंट वाले, 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 2 रुपए करंट एसेट्स में पड़े हैं बी के पास, ठीक है। बात समझे हो? तो फॉर्मूला क्या बना फिर हमारे पास? फॉर्मूला क्या बन गया जी? करंट एसेट्स, इधर देखें, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, टाइम्स में ये आंसर लेना है। तो पहली रेशो भी आप ही कैलकुलेट करें, दोनों की करें, फिर एक मुझे कैलकुलेट करवा दीजिएगा। अच्छा चलें, शक्लें ना बनाएं, पहली रेशो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये देखें, इधर देखें, नहीं कुछ 1-2 की बन जाती होती है, आपको नहीं पता, मैं सबको देख रहा हूँ। इधर देखें, ये देखें, आसान सी तो रेशो थी। करंट एसेट्स बताएं सवाल में से, 8900 डिवाइड बाय 3800, 3800 नहीं सही। अच्छा जी बताएं कितने टाइम्स? 2.3 टाइम्स कर ले। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर क्वेश्चन। आंसर इज, सुने, एवरेज आउट नहीं करना। हम ईयर एंड पे खड़े हैं और कह रहे हैं 1 रुपया हमने बिल देना है, और ईयर एंड पे हमारे पास 3 रुपए पड़े हैं बैंक में, मिसाल के तौर पे, आसान किया बात को। बात समझ रहे हैं? एवरेज का मतलब क्या है? पूरे साल में ऑन एवरेज इतनी लायबिलिटीज थी, और पूरे साल से हमने क्या करना है? हम खुद को लिक्विड देखना चाह रहे हैं कितने हैं। टू पे 1 लायबिलिटी, टू पे तो 1 ही है ना, जो पेएबल क्लोजिंग पे खड़ी है, ठीक है। तो वो जो एवरेज करते आ रहे थे यहाँ पे आके, मैंने आपको कहा था वहां पे कि जहां मुमकिन हो एवरेज करेंगे, और जहां नहीं करना होगा मैं बता